इंसान का दिमाग ना खुद को बचाने के लिए कई बार बहुत ही खौफनाक झूठ गढ़ सकता है। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कोई गहरा सदमा होता है या तनाव होता है, या कोई ऐसा अपराध बोध हो जिसका सामना करना इंसान को नामुमकिन सा लगे, हाँ, एग्जैक्टली। तब दिमाग जो है ना वो वास्तविकता को पूरी तरह से मोड़ देता है। वो ऐसे भ्रम पैदा करता है जो बाहर से देखने में तो बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन असल में वे हमारे अंदरूनी घावों का ही एक आईना होते हैं। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में ना इसे एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया माना जाता है। देखिए, दिमाग एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म या कह लीजिए रक्षा कवच तैयार करता है। हम्म। जो बातें इंसान अपनी सचेत अवस्था में यानी अपने कॉन्शियस माइंड में स्वीकार नहीं कर पाता, वे सीधा अवचेतन मन की गहराइयों में चली जाती हैं। और वहां जाके वो एक अलग ही रूप ले लेती हैं। और जब वो रूप बाहर आते हैं ना, तो मुझे लगता है वे किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा भयानक हो सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार ठीक यही मनोवैज्ञानिक उलझन है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो एक बेहद रहस्यमयी बंगाली हॉरर कहानी का ट्रांसक्रिप्ट है। कहानी का नाम है चांदनी रातों का जंगल। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। हाँ, लेकिन मैं शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा मिशन यहाँ सिर्फ एक डरावनी कहानी के पन्ने पलटना नहीं है। हम इस कहानी को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सतह पर भले ही एक भुतहा सफर लगे, लेकिन अगर हम इसके प्रतीकों को डिकोड करें ना, तो ये इंसानी सपनों, हमारे दबे हुए अपराध बोध और दिमाग की उस कार्यप्रणाली का एक असाधारण दस्तावेज है जो खुद को ही सजा देने पर उतारू हो जाती है। बिल्कुल, वही बात है। तो चलिए कहानी के मुख्य ढांचे से शुरू करते हैं। हमारा केंद्र बिंदु अतीश नाम का एक लड़का है जो पेशे से एक चित्रकार है। और अतीश कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बस शौक के लिए वीकेंड्स पर पेंटिंग करता हो। हाँ, कला ही उसकी पहचान है, उसका वजूद है। बिल्कुल, लेकिन इस वजूद को बनाए रखने के लिए ना उसे एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ। उसके चाचा, जो उसके अभिभावक भी हैं, वो उसके सामने एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम रखते हैं कि या तो अतीश अपनी चित्रकारी छोड़ के पुश्तैनी व्यापार संभाले और चुपचाप शादी कर ले, या फिर हमेशा के लिए घर से निकल जाए, मतलब सीधा घर से बेदखल। हाँ, तो यहाँ जो द्वंद्व है ना, वो सिर्फ दो करियर विकल्पों के बीच का नहीं है। नहीं, ये ड्यूटी और पैशन के बीच का एक ऐसा टकराव है जो इंसान को अंदर से फाड़ कर रख देता है। अतीश कला को चुनता है, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि उसे तुरंत उसी वक्त घर से निकाल दिया जाता है। रातों रात वो बेघर हो जाता है। उसकी सारी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा एक झटके में छिन जाती है। और ऐसे नाजुक मोड़ पर उसका एक दोस्त है दिव्येंदु। वो उसे शिमलोतली नाम की एक जगह जाने की सलाह देता है, हाँ, कि शायद वहां उसे एक नई शुरुआत मिल सके। और दिव्येंदु उसे बस में बैठा भी देता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम इस पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करें ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में कोई अपनी सुरक्षित कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दे। एग्जैक्टली अपने एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने जुनून को चुने। मान लीजिए फुल टाइम आर्ट या फ्रीलांसिंग करने का फैसला करे। उसे अपने परिवार के तानों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना कि अपनी आर्थिक सुरक्षा खोने का, मतलब लिटरली सड़क पर आ जाने का डर। मुझे ना इस तुलना में थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ने वाले उदाहरण में इंसान एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। हाँ, वो पहले से कुछ सेविंग्स रखता है या प्लान बनाता है। सही बात है। लेकिन अतीश के मामले में ये एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट की तरह है। इंसान का दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, रोटी, कपड़ा, मकान और परिवार का समर्थन। और जब ये सारी बुनियादी चीजें अतीश से एक झटके में छिन जाती हैं, तो इंसान भले ही बाहर से खुद को कितना भी आजाद महसूस करे, अंदर से उसका अवचेतन मन भारी दहशत में चला जाता है, पैनिक करने लगता है। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे हम भयंकर कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक टकराव की स्थिति कहते हैं। तो मतलब सचेत रूप से अतीश ये सोच रहा है कि उसने अपनी कला के लिए एक बहुत महान कदम उठाया है, एक विद्रोही बन गया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग पैनिक बटन दबा रहा है। ठीक यही बात है। अतीश का दिमाग ना इस वक्त एक प्रेशर कुकर की तरह हो चुका है। परिवार को निराश करने का अपराध बोध, भविष्य का खौफ और खुद के फैसले पर उठने वाले सवाल, ये सब उस कुकर के अंदर उबल रहे हैं। बाप रे।
और जब ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो दिमाग को इसे रिलीज करने के लिए कोई वेंट या रास्ता चाहिए ही होता है। आतिश के मामले में ये रास्ता एक बहुत ही अजीबोगरीब सपने के रूप में सामने आता है। और यहीं से बस का वो रहस्यमयी सफर शुरू होता है। मतलब चिलचिलाती धूप है, गर्म हवा चल रही है और एक अंतहीन सा रास्ता है। आतिश अपनी सीट पर इस भारी मानसिक थकावट के साथ सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है ना, तो बस के अंदर की दुनिया पूरी तरह से पलट चुकी है। धूप की जगह एक अजीब सी ठंडी शांति है बस में। सारे यात्री सो रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाला दृश्य क्या होता है? हाँ, कि उसके बगल वाली सीट पर एक बेहद खूबसूरत और काफी रईस दिखने वाली लड़की बैठी है, जिसका नाम मोनिका है। देखिए, उस खालीपन और सन्नाटे में मोनिका का अवतरण कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आतिश के ही दिमाग द्वारा रची गई एक बहुत ही चुनिंदा छवि है। और यही बात मुझे खटक रही थी जब मैं ये पढ़ रही थी। मतलब अगर आतिश का दिमाग खौफ में है, अगर वो सच में इतना डरावा है, तो उसका अवचेतन मन कोई भयानक राक्षस या कोई डरावना साया क्यों नहीं बनाता? वो एक खूबसूरत, गहनों से लदी अमीर लड़की को उसके बगल में क्यों बैठा देता है? ये तो डर नहीं लग रहा? इसके चाचा उसे देना चाहते थे। ओहो, मतलब जो उसने ठुकरा दिया। बिल्कुल। लेकिन कहानी में आगे देखिए, मोनिका आतिश को बताती है कि उसे भी ना गाने का बहुत शौक था, पर उसे वो शौक छोड़ना पड़ा। हाँ, और वो बहुत उदास होकर कहती है कि अब वो कभी नहीं गाती। तो इसका मतलब मोनिका असल में आतिश का वो संभावित भविष्य है जहां वो हार मान लेता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। मोनिका एक चेतावनी है। वो बाहर से बहुत संपन्न है, खुशहाल दिखती है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा, उसकी कला पूरी तरह मर चुकी है। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। वो उस समझौते का जीता जागता रूप है जो आतिश ने करने से इनकार कर दिया था। आतिश का दिमाग उसे दिखा रहा है कि अगर तुमने चाचा की बात मानकर समझौता कर लिया होता, तुम्हारी हालत भी इसी लड़की जैसी होती। एकदम सुरक्षित, अमीर, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखली। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इस कहानी को देखने का। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मोनिका फिर आतिश से गुजारिश करती है। वो कहती है कि क्या आतिश उसका एक पोर्ट्रेट, एक चित्र बना सकता है। आतिश, जो कि एक चित्रकार है, वो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है? वो कहता है कि मैं चित्र तो बनाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक गाना सुनाना होगा। और बस इसी एक साधारण सी शर्त पर मोनिका की जो प्रतिक्रिया होती है, वो बहुत ही विचलित करने वाली होती है। हाँ, वो अचानक बुरी तरह खौफजदा हो जाती है और कहती है, मैं कुछ भी हो जाए गा नहीं सकती। मतलब एक मृत सपने को छूने से इतना खौफ क्यों? क्योंकि मरे हुए सपने को दोबारा महसूस करना ना, इंसान को ये एहसास दिलाता है कि उसने असल में क्या खो दिया है। सही बात है। मोनिका अपने अधूरे सपने की बात करके सहानुभूति तो बटोर सकती है, लेकिन जब उसे उस कला को असल में जीने के लिए, यानी गाने के लिए कहा जाता है, तो उसका असली दर्द और उसका वो गहरा खालीपन सामने आ जाता है। और ये आतिश का अपना डर है ना, कि कहीं उसकी कला भी ऐसे ही एक दिन सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर ना रह जाए। बिल्कुल, ये संवाद सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। कहानी का अगला हिस्सा तो वास्तविकता की सारी हदें ही पार कर देता है। जब बस रुकती है। हाँ, बस एक सुनसान जंगल के पास रुकती है और मोनिका आतिश को उस जंगल में अपने साथ चलने के लिए कहती है। बाहर पूर्णिमा की रात है, चांदनी पूरे जंगल पर पड़ रही है और दोनों बस से उतरकर उस रहस्यमयी जंगल में अंदर तक चले जाते हैं। देखिए, एक सुनसान जंगल हमेशा से मनोविज्ञान में अनकॉन्शियस, यानी हमारे गहरे अवचेतन मन का प्रतीक रहा है। अच्छा? बस से उतरना इस बात का सीधा संकेत है कि आतिश अब अपने सामान्य डर से आगे बढ़कर अपने दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्सों में प्रवेश कर रहा है, जहां शायद वो खुद भी नहीं जाना चाहता। बिल्कुल। जहां सिर्फ तर्कहीन भावनाएं और दबे हुए राज बसते हैं। और ये अंधेरा जल्द ही अपना असली रंग दिखाता भी है। आतिश जब मोनिका से बात करते हुए पीछे मुड़ता है, तो वो देखता है कि मोनिका वहां से गायब हो चुकी है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता है और फिर उसे एक पुराना खंडर दिखाई देता है और उस खंडर के बीच से एक बेहद अजीब और डरावनी गाने की आवाज आ रही होती है। और जब वो पास जाता है, जब आतिश उस आवाज का पीछा करता है, तो सामने मोनिका नहीं होती, बल्कि एक भयानक भूतिया साया होता है। एक औरत जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद है और चेहरा बहुत खौफनाक है। ये वो बिंदु है जहां आतिश का वो जो प्रेशर कुकर था ना, वो पूरी तरह से फट जाता है। हाँ, और वो साया आतिश से पूछती है, क्या देख रहे हो, मेरा चित्र बनाओगे? और जब आतिश डर कर पूछता है कि वो कौन है, तो वो एक ऐसा सच बताती है जो सच में दिमाग सुन कर दे। क्या बताती है? वो कहती है कि वो मोनिका नहीं है, बल्कि पिछले जन्म में आतिश की पत्नी मोनी मालिका है।
अतीश का नाम पिछले जन्म में आदित्य था। और सबसे अहम बात, आदित्य ने ही अपनी पत्नी मोनी मालिका के गाने पर पाबंदी लगाई थी। ओहो। उसने ही उसे इस खंडहर में अकेले घुट-घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया था। और आज वो अपना बदला लेने आई है। यहाँ आकर कहानी वाकई बहुत ही रोचक हो जाती है। ये एक बहुत ही गहरा मोड़ है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये सच में पिछले जन्म का कोई शाप है? अगर सतह पर देखें तो ये कर्मों के फल का सबसे खौफनाक विजुअल लगता है। मतलब कर्मा कमिंग बैक एज ए लिटरल घोस्ट। जो बोया था वही काटने का वक्त आ गया है। लेकिन चूंकि हम इसे पूरी तरह मनोवैज्ञानिक नजरिए से देख रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पिछला जन्म कहाँ से आ गया बीच में। यहाँ ना हमारे दिमाग की चालाकी देखिए। अतीश इस वक्त अपनी कला को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। हाँ, वो अपना घर छोड़ चुका है। वो खुद को एक विद्रोही, एक हीरो मान रहा है। लेकिन उसके अवचेतन में कहीं ना कहीं ये अपराध बोध छिपा है कि उसके इस फैसले से उसके परिवार को, खासकर उसके चाचा को भारी ठेस पहुंची है। मतलब उसे पता है कि उसने किसी का दिल दुखाया है। बिल्कुल। वो अनजाने में किसी और की उम्मीदों का कत्ल करके अपनी कला को जिंदा रख रहा है। तो मतलब दिमाग ये सब इतनी सीधे तरीके से नहीं दिखा सकता था क्या कि चाचा का दिल दुखा है? नहीं दिखा सकता था। अगर अतीश का दिमाग सीधे चाचा का भूत खड़ा कर देता तो अतीश अपनी सचेत अवस्था में तर्क करने लगता। हाँ, वो खुद को सही ठहराने लगता है कि चाचा तो मुझे मजबूर कर रहे थे, मेरी गलती नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए दिमाग ने एक ऐसी कहानी गढ़ी, एक पिछले जन्म का ऐसा पाप रचा जहां अतीश खुद एक जालिम था, एक ओप्रेसर था। अच्छा। जहां अतीश ने ही किसी और की कला का गला घोंटा था। हाँ। ये एब्सोल्यूट गिल्ट या कहें कि पूर्ण अपराध बोध को महसूस कराने का दिमाग का अपना एक तरीका है, जहां कोई बहाना नहीं चल सकता। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई इंसान अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। सामने स्क्रीन पर सब कुछ सही चल रहा है, वो बहुत प्रोडक्टिव फील कर रहा है खुद को। लेकिन कंप्यूटर के बैकग्राउंड में एक बहुत भारी एप्लीकेशन चल रही है, जो इस मामले में अतीश का छिपा हुआ अपराध बोध है। बिल्कुल सही। वो एप्लीकेशन धीरे धीरे पूरे सिस्टम की मेमोरी और बैटरी चूस रही है और अचानक से पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये जो खंडहर है, ये भूत और ये तूफान, मेरा मतलब है ये सब वो सिस्टम क्रैश ही तो है। ये बैकग्राउंड ऐप वाली तुलना बहुत सटीक है। अतीश जब तक इस छिपे हुए अपराध बोध को, इस बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद नहीं करेगा ना, तब तक वो कभी भी अपनी कला पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। उसका सिस्टम बार बार क्रैश होता रहेगा। बिल्कुल। और कहानी में ठीक ऐसा ही होता है। भूत के गुस्से से जंगल में एक भयंकर तूफान आ जाता है, पेड़ उखड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मोनी मालिका आज अतीश को जान से ही मार देगी। लेकिन यहाँ अतीश की प्रतिक्रिया बहुत हैरान करने वाली है। वो वहां से भागता नहीं है, वो लड़ने की कोशिश भी नहीं करता, वो बस उस तूफान के बीच घुटनों के बल बैठ जाता है। इसे हम मनोविज्ञान में सरेंडर या आत्मसमर्पण का क्षण कहते हैं। देखिए, जब मनोवैज्ञानिक दबाव अपनी चरम सीमा पर होता है ना, तो इंसान के पास दो ही विकल्प बचते हैं। हाँ। या तो पूरी तरह से टूट जाना, पागल हो जाना, या फिर उस दर्द को, उस अपराध बोध को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेना। और अतीश यही दूसरा विकल्प चुनता है। उसे उस पिछले जन्म की कोई याद तो नहीं है, लेकिन एक इंसान के तौर पर उसे इस बात का गहरा एहसास होता है कि सामने वाले के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। हाँ। और वो खुद इसका जिम्मेदार है। वो मोनी मालिका से हाथ जोड़कर सच्चे मन से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसके जैसे नीच इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन वो दिल से शर्मिंदा है। और आप देखेंगे कि इसी आत्मसमर्पण के साथ जादू होता है। हाँ, माफी मांगते ही वो खूंखार भूत, जो बस कुछ पल पहले उसका कत्ल करने पर उतारू था, वो अचानक शांत हो जाता है। उसकी भयानक सफेद आंखों में करुणा आ जाती है। वो साया बस इतना कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, काश तुमने ये समझा होता। और इसके साथ ही तूफान रुक जाता है और वो भूत हवा में विलीन हो जाता है। और तभी अचानक अतीश की आंख खुलती है। बस कंडक्टर आवाज लगा रहा है कि शिमुलितली आ गया है। मतलब कोई जंगल नहीं था, कोई मोनिका नहीं थी। बस का वो पूरा सफर असल में अतीश का अपना ही बुना हुआ एक सपना था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा सवाल यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक खौफनाक तूफान सिर्फ एक माफी मांगने से कैसे शांत हो गया? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें ना, तो ये माफी किसी भूत से नहीं मांगी गई थी। तो किससे? ये अतीश ने खुद से मांगी थी। जब अतीश ने उस भयानक साये के सामने सरेंडर किया,
तो असल में उसने अपने उस गहरे छिपे हुए गिल्ट को स्वीकार कर लिया जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहा था। मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि जब आप अपने सबसे बड़े डर या अपराध बोध को बिना किसी बचाव या तर्क के स्वीकार कर लेते हैं तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। यानी जो बैकग्राउंड ऐप उसके दिमाग का सिस्टम क्रैश कर रही थी, सच्चे दिल से खुद को माफ करने पर और माफी मांगने पर वो ऐप आखिरकार बंद हो गई। बिल्कुल। अतीश एक नई जगह जा रहा था ना, शिमुलातिली। हाँ। वो अपनी कला के साथ एक नया जीवन शुरू करने वाला था। लेकिन कोई भी नई शुरुआत तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक इंसान अपने पुराने मनोवैज्ञानिक कर्ज को ना चुका दे। सही बात है। ये सपना उस कर्ज को चुकाने का, उस सिस्टम को रीबूट करने का एक तरीका था। अब अतीश बिना किसी मानसिक बोझ के एक एकदम क्लीन स्लेट के साथ अपना नया सफर शुरू कर सकता है। ये पूरा विश्लेषण ना सच में इस कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना? हाँ, मतलब एक डरावनी कहानी जो बाहर से भूतों और पिछले जन्म के रहस्यों से भरी लगती है, वो असल में इंसान के अंदर चल रहे उस युद्ध की कहानी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे अनसुलझे मानसिक आघात या कह लें अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा और अपराध बोध, ये एक बहुत भारी लंगर की तरह होते हैं। जब तक इंसान उस लंगर को खींचकर बाहर नहीं निकालता, वो कभी भी सच्ची रचनात्मक स्वतंत्रता या क्रिएटिव फ्रीडम का अनुभव नहीं कर सकता। इंसान को हमेशा लगता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से भागकर बस एक नया भविष्य बना लेगा, लेकिन हमारा अवचेतन मन कभी कुछ नहीं भूलता। हाँ, वो सब रिकॉर्ड कर रहा है। वो उन गलतियों को, उन आघातों को तब तक संजो कर रखता है जब तक कि इंसान खुद उनके सामने खड़े होकर उन्हें स्वीकार करने का साहस न दिखाए। बहुत ही गहरी बात है ये। आज की इस गहन चर्चा ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे दिमाग के अंधेरे कोनों में क्या-क्या छिपा हो सकता है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या विचार है? कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक लंबी यात्रा पर है, वो थका हुआ है और उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो उसके बगल वाली सीट पर एक बिल्कुल अनजान शख्स बैठा होता है। अच्छा। लेकिन क्या हो अगर वो अजनबी कोई इंसान न होकर उस व्यक्ति के ही जीवन की सबसे बड़ी गलती या उसके सबसे गहरे अपराध बोध का एक जीवित रूप हो? बाप रे। अगर वो गलती आज एक चेहरे के साथ सामने आकर बैठ जाए और आंखों में आंखें डालकर देखे, तो क्या उस इंसान में बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई सफाई दिए, बस एक सच्ची माफी मांगने का साहस होगा? विचार कीजिएगा।